हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अचीव विद खुशी। और आज हम बात करने वाले हैं यूसीजी क्या है, यूसीजी एक्ट क्या है। पूरी जानकारी, जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है यूसीजी को लेके, क्यों जर्नल वाले इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं और क्यों यूसीजी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हम लोग यूसीजी जो 2012 में लागू हुआ था उससे भी कंपेयर करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आइए सारी जानकारी। तो यूजीसी के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे यूजीसी है क्या। व्हाट इज़ यूजीसी? यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1956 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। ओके। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ये है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ये सबसे अगर कहें तो प्राइमरी रोल है जहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और जो यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन, जितने यूनिवर्सिटी जो भी इसके कॉलेज वगैरह आते हैं, इसमें ये इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखता है यूसीजी। इवन जितने फंड्स जाते हैं यूनिवर्सिटी को, यही प्रोवाइड कराता है। ठीक, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारा चीज़ कौन देखता है? यूजीसी देखता है। अब यूजीसी एक्ट क्या होता है? यूजीसी एक्ट के बारे में अब हम समझ रहे हैं। तो ये सबसे पहले जब इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये सारे जितने भी एक्ट्स होते हैं, कैसे रिकग्नाइज करवाना है, कैसे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उन सबको कैसे प्रोवाइड करवाना है, क्या परमिशन देनी है, ये सारी चीज़ें यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी के एजुकेशन क्या हुआ, और टीचिंग के बारे में, मतलब जो भी रिसर्च होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो रिसर्च भी करते हैं, या उसमें बच्चे रिसर्च करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यूजीसी एक्ट के अंदर में ही रह के किया जाता है। जो भी हायर एजुकेशन रेगुलेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं? यूजीसी एक्ट के अंदर। ठीक है, अब जो इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है यूजीसी न्यू रूल्स को लेके, वो है क्या, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो द स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द regulations is to limited discrimination only on the basis of religion, race, gender, birth, place of birth, caste, disability, particularly against to member of scheduled caste and scheduled tribes। मतलब क्या हुआ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। जो भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, या फिर डिसेबिलिटी के बेस पे हो, या जो भी ST SC आते हैं, इनको लेके बेसिकली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ये रूल लाया गया है। या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए लाया गया है। पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, ये जो इतना हंगामा मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है? यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, जो 2012 में यूजीसी इसका रूल लागू हुआ था, कब? 2012 में। ठीक है, तो वहाँ पे ये एक ऐसा लिया जा रहा था कि हाँ, किसी को हम लोग बता रहे थे कि हाँ, ये चीज़ करना गलत है। लेकिन अभी जो 2026 में लगा है, ये मैंडेटरी हो गया कि इसको मानना ही है। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये प्रॉब्लम है कि इतना जो बवाल मचा हुआ वो क्यों मचा हुआ है? क्योंकि जहाँ भी अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन की बात की गई है, ST SC की बात की गई है, और डिसेबिलिटी की बात की गई है, हर सब की चीज़ की बात है। पर जर्नल वालों का इसमें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ, जो जाति में भेदभाव है वो बस ST SC के साथ ही हो सकता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझ में आया। अब ये जो रूल है या फिर जो ये एक्ट है, वो अप्लाई किसके लिए होगा? हु डज़ इट अप्लाई टू? तो अगर उस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अप्लाई होगा,
जो टीचर्स हैं उनके लिए भी अप्लाई होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ दोनों के लिए होगा, मैनेजमेंट ग्रुप के लिए होगा। मतलब क्या, अगर किसी स्टूडेंट के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे लागू होगा, टीचर के साथ हो रहा है तो भी ये एक्ट लागू होगा, किसी स्टाफ या फिर मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंक्लूडिंग, तो भी ये लागू होगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के बॉडीज़ होते हैं उन सब पे ये चीज़ लागू होगा। ओके, इसके साथ हमारा एक अब जो न्यू कैंपस स्ट्रक्चर बना है वो क्या बना है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो न्यू स्ट्रक्चर कैंपस बना हुआ है वो है क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। वहाँ पे क्या देखा जाएगा, एक ऐसी सेंटर होगी कॉलेज में ही जहाँ पे वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉलेज में एक और होगी इक्विटी कमिटी। इक्वी कमिटी एसटी के लिए है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है। मतलब इन तीनों की बात की गई है, इसमें तीनों रह सकते हैं। एसटी भी जो कमेटी बॉडी बनेगी उसमें एसटी भी रह सकते हैं, एससी भी रह सकते हैं, ओबीसी भी रह सकते हैं, पर यहाँ पे जनरल की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी होती है उनकी कोई बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे थर्ड पे रहेगा हमारा इक्विटी स्कर्ट्स। इसमें क्या रहेगा, जैसे कैंटीन्स होते हैं, हर कॉलेज में कैंटीन्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये सब कौन देखेगा, इक्विटी स्कॉट्स देखेगी। ओके, उसके बाद आता है इक्विटी एम्बेसडर्स। इक्विटी एम्बेसडर्स जो होंगे वो स्टूडेंट के बीच में ही रह के उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे कांटेक्ट करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो रही है ना। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, इक्विटी एम्बेसडर्स। इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी हेल्पलाइन जो रहेगा वो अवेलेबल रहेगा 24/7। मतलब क्या, ये पूरे टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके बस ऑफलाइन ही ऐसा कर सकते हो, नहीं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो। अब देखो कंप्लेन कैसे, हाउ कंप्लेंट्स मूव, कैसे कंप्लेंट्स जो होंगी वो काम कैसे करेंगी। सी होगा क्या, जो कंप्लेंट्स, पहले तो कंप्लेंट्स फील्ड होते हैं होंगे, और जो कमिटी है, ठीक है, वो आप सबमिट करेगी 24 आवर्स के अंदर। ओके, और जो रिपोर्टिंग होगा वो 15 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्शंस होंगे वो 7 दिन के अंदर हो जाएंगे, या फिर 1 वीक। ठीक है, 7 डेज वर्किंग में होंगे। मतलब क्या हुआ कि कैसे भी करके ये आपके 30 दिन के अंदर अंदर एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शन क्या लेंगे, कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है कि क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे। देखो, जाहिर ये चीज़ सोचने वाली बात है कि जब भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा बहुत गंदा पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगा दे जो कि सच है ही नहीं, उसको फिर कैसे आप प्रूव करोगे। उसके लिए कुछ बोला ही नहीं गया, कुछ मेंशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कोई सेंस है इस चीज़ का। और डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसका मेंशन किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो कैसे हो सकता है, कौन से डिस्क्रिमिनेशन काउंट होंगे, व्हाट काउंट एज अ डिस्क्रिमिनेशन। जो जेस्चर है या वर्बली है या इनडायरेक्टली आप कैसे भी अगर किसी का इंसल्ट कर दे रहे हो तो वो इस एक्ट के अंदर आ जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा कोई पता नहीं है। देखो, जो 2012 में आया था उसमें एसटी की बात की गई थी, एससी की बात की गई थी, पर जनरल की कोई बात नहीं की गई थी। जनरल की कोई बात की ही नहीं गई थी। लेकिन 2026 में उसमें क्या है कि इसमें तो एसटी की बात की गई है, एससी की बात की गई, इवन ओबीसी की भी बात की गई है, लेकिन जनरल का क्या,
सिर्फ इन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इनके साथ नहीं हो सकता है? कोई कोई इस बात का सेंस नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, वो भी चीज़ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके पहले भी हमने बहुत सारे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो भी कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके बहुत गलत गलत नतीजे निकले हैं, पर अगर गलत एक्शन लिया जाए, गलत रूल्स बनाए जाए, तो वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी को कोई आइडिया है? तो मुझे लगता है कि इस रूल में कुछ और सुधार होने चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताना, क्या लगता है, कैसा लगता है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।